हेलो दोस्तों, साइंस पावर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लुईस बिंदु संरचना। लुईस बिंदु स्ट्रक्चर क्या होती है, लुईस बिंदु संकेत क्या होता है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, जो बच्चे क्लास 11th और जो क्लास 12th में जो बच्चे हैं, उन दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले दोस्तों टॉपिक का नाम लिखना, लुईस बिंदु संकेत। लुईस बिंदु संकेत, इंग्लिश में लिखना है इसको लेविज डॉट सिंबल। देखना दोस्तों, ये होता क्या है। हमारे पास लुईस बिंदु संकेत क्या होता है, हमारे पास जो भी परमाणु होते हैं या जो तत्व होते हैं, उनके बाहरी कोश में या संयोजी कोश या अपन बोल सकते हैं वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, लुईस बिंदु संकेत कहलाता है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर देखना आगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से, ये लिखना परमाणु के संयोजी कोश के संयोजी कोश वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु डॉट के रूप में प्रदर्शित करना लुईस बिंदु संकेत कहलाता है। तो दोस्तों, एक बार इस डेफिनेशन परिभाषा को दोबारा सुनना। हमारे पास लुईस बिंदु संकेत होता क्या है, हमारे पास जो परमाणु होते हैं या तत्व होते हैं, तो परमाणु के जो संयोजी कोश होता है, संयोजी कोश बोले तो वैलेंस सेल, तो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स, उन वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु या डॉट के रूप में प्रदर्शित करना, डिनोट करना हमारे पास क्या कहलाता है, लुईस बिंदु संकेत कहलाता है। तो दोस्तों, एक बार इस परिभाषा को उतारना, फिर अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब देखना दोस्तों, आपने परिभाषा पढ़ ली, अब आगे देखना। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, हमें बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों का कैसे पता चलता है, इसी बात आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम पता लगाएं कि हमारे पास परमाणु होते हैं या तत्व होते हैं, उन तत्वों का हमें संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों का कैसे पता चले। तो इसी पॉइंट पर बात करेंगे। तो देखो, हमारा पॉइंट है, अगला पॉइंट है, इसी में ही है कि आवर्त जो सारणी है, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का ओल्ड सिस्टम, इस आवर्त सारणी के ओल्ड सिस्टम की अपन बात करेंगे। दोस्तों, ये हमें ओल्ड सिस्टम से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो परमाणु होंगे, उन परमाणुओं के बारे में, और यहाँ पर जो परमाणु होंगे, उनमें जो संयोजी कोश या बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बारे में यहाँ अपने को सूचना मिल जाएगी। तो एक बार लिखना। तो आवर्त सारणी का ओल्ड सिस्टम में देखना दोस्तों, हमारे पास जो ग्रुप है, अपन बात करें फर्स्ट ए ग्रुप में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर 8 ग्रुप होंगे। पहला है फर्स्ट ए, यहाँ लिख लो सेकंड ए ग्रुप, इस तरीके से थर्ड ए,
आगे लिखना दोस्तों, 4th A, 5th A, 6th A और 7th A और 8th A। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसका ओल्ड सिस्टम में क्या है, हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर के 8 ए ग्रुप तक होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 ए और ये 8 ए ग्रुप। तो देखना दोस्तों, जो फर्स्ट ए ग्रुप में जो तत्व रखे गए हैं वो किन किन को रखा गया है, तो यहाँ लिखना आप, यहाँ रखा गया है हमारे पास है ली ना की रब से फरियाद, है ली ना की रब से फरियाद। जो सेकंड ए ग्रुप में रखे गए, जो तत्व रखे गए उनको देखना दोस्तों, यहाँ पर रखे गए हैं दोस्तों, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हमारे पास सेकंड ए के तत्व, सेकंड ए जो ग्रुप है हमारा उसके तत्व आ गए। आगे देखो ना दोस्तों, इन तत्वों को याद कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप बी के बाद में आपको पता है दोस्तों क्या आता है, बी के बाद में सी आता है, तो बी सी इधर लिखना आप, यहाँ से फोन FON और यहाँ आप लिखेंगे हीलियम। अब देखना दोस्तों, इससे बैंगन आलू गोभी इन थैला, बैंगन आलू गोभी इन थैला। इसको देखो, काशी जी गए शंकर प्रभु, काशी जी गए शंकर प्रभु। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, या ना पी ऐसे सबके बीच। ये ट्रिक भी इनको याद रख से, इस ट्रिक के माध्यम से भी आप इन तत्वों को याद रख सकते हैं। आगे देखना, ओल स्टाइल से टी पो, इस प्रकार से। फिर कल बाहर आई आंटी, हीलियम देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो दोस्तों हमारे पास जो आवर्त सारणी थी उसके ओल्ड सिस्टम में फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर के 8 ए ग्रुप के तत्वों को इस प्रकार से रखा गया है। हमारे पास देखो हाइड्रोजन, लिथियम, देखो दोस्तों यहाँ पर जो ये तत्व हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तत्व हमारे पास, मैंने इन तत्वों को किस तरीके से, इन तत्वों की क्या क्या नाम है और इनको याद करने की जो ट्रिक है वो मैंने वीडियो में सिखा रखी है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले इनकी ट्रिक और इनको याद करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, एक बार उन वीडियो को ज़रूर देख लेना, जिससे ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर इसको याद कैसे करेंगे, है लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गोभी इन थैला, काशी जी गए शंकर प्रभु, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, या दूसरी ट्रिक और है, ना पी ऐसे सबके बीच, ओल स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। इस प्रकार से दोस्तों हम इन तत्वों को याद रख सकते हैं। देखा दोस्तों मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो ये लिख रखा है ना, फर्स्ट ए सेकंड ए, यानी हम बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाने के लिए मैंने दोस्तों इन तत्वों को यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों एक बार यहाँ देखना, तो सबसे पहले इधर देखना, आप अपन बात करेंगे इधर। तो दोस्तों एक और बात, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब देखो यहाँ लिख रखा है दोस्तों, जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए का मतलब है ये जितने भी तत्व यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, तो इनके जो बाह्यतम कोश में, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 होती है। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो तत्व दिखाई दे रहे हैं सेकंड ए ग्रुप के तत्व, देखो जो आवर्त सारणी की यदि बात करूं तो आवर्त सारणी में जो ये तत्व हैं, ये यहाँ से लेकर यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये किस में रखे गए हैं, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। जबकि दोस्तों देखें थर्ड ए से लेकर के जो 8 ए ग्रुप है, यानी 8 ए ग्रुप को अपन 0 ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 ग्रुप। तो यहाँ से लेकर के बोरोन से लेकर के जो हीलियम तक, यानी थर्ड ए ग्रुप से लेकर के 8 ए ग्रुप के तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में किस में रखा गया, पी ब्लॉक में रखा
गया है। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास एस ब्लॉक के तत्व हैं आधुनिक आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग, और ये क्या हो गया हमारे पास दोस्तों, आगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे हो गया पी ब्लॉक। अब देखना दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, हमारे पास जो ये लिख रखा है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये क्या है, जो ये जितने भी तत्व हैं इनके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 1। इसी प्रकार से दोस्तों ये जितने भी तत्व हैं इनके बाहरी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है 2। यहाँ पर देखना ये 3 है, इसका मतलब संयोजी कोष, सभी तत्वों के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी है कि जो फोर्थ ए ग्रुप है इसके संयोजी कोष में या वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। इसी प्रकार से जो 5 है इनके वैलेंस सेल, यदि इनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन की बात करें, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने होंगे, 5। और यदि इसकी बात करें तो इनके बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। और यहाँ पर बात करें तो इनके बाह्यतम कोष में या वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7। और यहाँ पर कितनी है, 8। तो इस प्रकार से दोस्तों इनकी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अब देखो यहाँ से लिखेंगे कैसे, जैसे एग्जाम्पल आपने ले लिया, एग्जाम्पल मान लीजिए दोस्तों मैंने ले लिया, ये ले लिया लिथियम, मान लीजिए लिथियम लिया और लिथियम के ऊपर मैंने एक डॉट लगा दिया, एक बिंदु। इसका मतलब है बाहरी ये तत्व परमाणु हो गया, तो इस परमाणु के बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, हमारे पास लुईस बिंदु संकेत कहलाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने एग्जाम्पल इसका ले लिया, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर लिया मैंने कैल्शियम, तो Ca, तो कैल्शियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2। तो इसका मतलब ये 1 और ये 2। इस प्रकार से दोस्तों देखा। आगे बात करेंगे, जैसे मान लीजिए दोस्तों मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, ले लिया दोस्तों Al, तो देखो इसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है। इसका मतलब 1, 2 और ये 3। इस प्रकार से संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को ही बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, लुईस बिंदु संकेत। आगे बात करेंगे दोस्तों, मान लीजिए मैंने कार्बन लिया, इधर कार्बन, और कार्बन के पास देखो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4, 1, 2, 3 और ये 4। इस प्रकार से दोस्तों मैंने ले लिया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन देखना कितने हैं संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन, 5। इसका मतलब 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से दोस्तों इनको लिखेंगे, यानी 1, 2, 3 और 4। अगला 5 नंबर इस तरीके से 5 हो गया। आगे देखना दोस्तों, हमारे पास बात करें ऑक्सीजन की, इन तत्वों की बात करें तो देखो यहाँ मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन देखो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो किस प्रकार से लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, अलग अलग। 4 के बाद देखो ये 5 और ये 5 है ना, हाँ 6, तो ये 6। इस तरीके से दोस्तों हमने लिख दिया। मान लीजिए दोस्तों मैंने लिया क्लोरीन, या मान लीजिए मैंने फ्लोरीन लिया, तो फ्लोरीन देखना कितने इलेक्ट्रॉन बाहरी संयोजी कोष में, 7। तो 1, 2, 3, 4 को 4 जो इलेक्ट्रॉन है इनको तो अलग अलग लिखेंगे। इसके बाद देखना 4 हो गए, इसके बाद देखो 5 और ये 6 और ये हो गया 7। इस तरीके से दोस्तों बात करें, मान लीजिए यहाँ पर बात करें तो नियोन, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया नियोन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, यानी इस संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिए हैं। देखो यहाँ पर कोई भी आप तत्व ले सकते हैं, ये जितने भी तत्व इनके बाह्यतम कोष संयोजी कोष की बात करें तो इन सभी तत्वों के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 1। इन सभी तत्वों के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2। इसी प्रकार से इन तत्वों के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों इन तत्वों की यदि बात करें, सभी तत्वों की बात कर रहा हूँ, सभी तत्वों के यदि बात करें वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की तो कितने होंगे, यहाँ पर 4 होंगे। इन तत्वों की बात करें तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे संयोजी कोष में, और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। यही दोस्तों मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों एक बार इसको उतार लो, फिर आगे चलेंगे। अब देखना दोस्तों, मैं इनको मिटा रहा हूँ यहाँ से मैं इसको यहाँ तक मान लीजिए मैं मिटा देता हूँ। कैसे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो यहाँ लिख दो दोस्तों, आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहले दोस्तों आप ऐसे लिखना, यहाँ पर जितने भी तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं,
सॉरी दोस्तों, एक बार यहाँ पर मान लीजिए ऐसे, तो मैं इन तत्वों की सभी की बात कर रहा हूँ, इन तत्वों की सभी की बात कर रहा हूँ। जो नीचे ये जो डैश डैश लगा है, इसका मतलब हाइड्रोजन से लेकर नीचे तक इसमें जो इस ग्रुप में जितने भी तत्व हैं सभी के लिए, यहाँ पर ये जितने भी तत्व आएंगे इसमें सभी के लिए बात कर रहा हूँ। तो देखो संयोजी, यहाँ पर लिखना आप संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो तो यहाँ पर अब देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर क्या है, सभी तत्वों के लिए 1 होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। यानी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या बताती, ये संख्या हमें क्या बता रही है, जो हमारे पास ये तत्व हैं हाइड्रोजन से लेकर के जितने भी ये तत्व हैं यहाँ तक हीलियम तक, जो नीचे ग्रुप वाइज जितने भी तत्व आएंगे, इस यहाँ पर जितने भी तत्व होंगे उनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 4 5 6 7 और 8। ये है हमारे पास, ये जो संख्याएँ सारी की सारी संख्याएँ हमें क्या बताती हैं दोस्तों, हमें बताती हैं संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो लिख लो आप, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करती हैं, डिनोट करती हैं। तो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर शो ये करती हैं। तो दोस्तों एक बार इसको उतारना, फिर आगे चलेंगे। अब देखना दोस्तों, मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखना दोस्तों, यहाँ से अब देखना, यहाँ से मान लीजिए दोस्तों फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर 8 ग्रुप की बात करें तो देखना यहाँ पर, अब फर्स्ट ए ग्रुप फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी तत्व आएंगे उनको मैं मान लेता हूँ कैपिटल M, सभी में ये मानूंगा। इसमें सेकंड ए ग्रुप में जितने भी तत्व हैं उनको क्या मान रहा हूँ मैं, कैपिटल M मान रहा हूँ। देखो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया, कैपिटल M। मान लीजिए दोस्तों हमने मान लिया कैपिटल M, तो इसका मतलब समझना आप। अब देखो यानी फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी तत्व हैं इनको मैंने क्या माना, कैपिटल N माना। सेकंड ए में जितने भी तत्व हैं उनको मैंने कैपिटल M मान लिया। इसी प्रकार से थर्ड ए में जितने भी तत्व हैं इनको कैपिटल M, इसी प्रकार से दोस्तों आगे माना है। अब देखना दोस्तों, अब देखना यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसके बाहरी संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 1। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ये इस प्रकार से हो गया। आगे बात करें तो देखना जो सेकंड ए के ग्रुप के तत्व हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो ये 1 और ये 2। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 3, तो 1 2 और ये 3। इस प्रकार दोस्तों इसको भी लिख सकते हैं। 4 है तो 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर देखना दोस्तों 5 है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 5, मतलब 1 2 3 और 4। 4 तक तो अलग अलग लिखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ तक तो अलग अलग, बाद में देखना 5 है तो ये 5 हो गया। इसी प्रकार से इसकी बात करें तो 1 2 3 और ये 4। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर जो 6 ए ग्रुप है इसमें जो जितने भी तत्व आते हैं उनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। इसका मतलब देखो 4 हो गई, तो ये 5 और ये हो गया 6। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 7 है तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरीके से आगे देखना 8 ए ग्रुप की बात करें तो कितने हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8। तो ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक बार फिर से सुना दोस्त कैसे लिखा, एक एक इलेक्ट्रॉन को। एक बार इसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, देखना कैसे लिख दिया मैंने इनको, 1 2 3 और 4। आगे देखना 5 6 7 और ये 8। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा
कि हमारे पास जो फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर के जो 8 ए ग्रुप में जो तत्व पाए जाते हैं, इनके बाह्यतम कोश में, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या किस प्रकार से होती है। इसमें 1, इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो डॉट का निशान, ये डॉट का चिन्ह दिख रहा है, आपको बिंदु दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करता है, डिनोट करता है। तो दोस्तों यही होता है, हमारे पास जितने भी तत्व होंगे तो तत्व या परमाणु के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को, देखो ये जितने भी यहाँ पर तत्व थे उन तत्वों को मैंने कैपिटल N मान लिया, और इन तत्व या परमाणु के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, जो बाहरी कोश था, संयोजी कोश या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को किसके रूप में प्रदर्शित कर दिया, मैंने बिंदु के रूप में प्रदर्शित कर दिया। तो यही हमारे पास क्या कहलाएगा, लुईस बिंदु संकेत, लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। तो दोस्तों एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे लुईस बिंदु संरचना के बारे में। अब देखना दोस्तों, आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखना दोस्तों, हमारा जो इसी में ही पॉइंट आएगा, जो अगला पॉइंट है वह है हमारे पास लुईस बिंदु संरचना। अभी तो पढ़ रहे थे लुईस बिंदु संकेत, अब उसी में ये टॉपिक आता है लुईस बिंदु संरचना के अणुओं की लुईस बिंदु स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाएगी। इंग्लिश में लिखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसकी बात करते हैं। देखना दोस्तों, इसमें क्या होता है, हम लेते हैं एग्जाम्पल। क्या लेंगे, एग्जाम्पल। मान लीजिए दोस्तों, मैंने लिया एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पर HF ले लिया, HF का। अब देखना दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है कि देखो यहाँ पर मान लीजिए इनको, अब HF का एग्जाम्पल में देखना, सबसे पहले क्या है H है और क्या है F, तो ऐसे लिखो, इसको H लिख दिया और ये F लिख दिया। अब देखना दोस्तों यहाँ पर, अब देख रहे हैं कि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, तो उससे यानी एक ही होता है इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो कितना होता है F में, बताइए, पढ़ा दिया मैंने, तो F में कितने होंगे, F में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बाह्यतम कोश में। तो देखो 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास ये जो परमाणु होता है ये क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्थायी होने के लिए ये क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इस फ्लोरीन के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहते, अर्थात ये कैसा, हीलियम जैसा बनना चाहता है। तो ये क्या अगले स्टेप में दोस्तों ये होगा क्या, यहाँ पर हमारे पास ये H है, और देखो ये जो हमारे पास जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी और दोनों आपस में, देखो अब कैसे, यहाँ पर देखना, सबसे पहले ये हो गया तो इसको लिख दिया। अब देखना यहाँ पर और F, अब यहाँ पर देखो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी क्या करता है, हमारे पास जो फ्लोरीन है ये भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब देखना दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन कर दिए शेयर। अब देखो इसके पास, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, शेयर कर दिया इसने, तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसी प्रकार से इसने भी क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो इसके पास देखो, इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसके पास तो कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद में इसके पास कितने बचे, 2, 4 और 6, तो इनको लिख लो 2, 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। अब देखना दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाता है, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या बना लेते हैं, यहाँ पर बंद बना लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, हमारे पास बंद बन जाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और आपस में क्या बन गया, बंद। तो कैसे बन गया यहाँ पर H और F, यानी कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, और इलेक्ट्रॉन का समान साझा हो रहा है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और फ्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन का समान साझे से जो बंध बनता है ना, उस बंध को बोलते हैं सहसंयोजक बंध, कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अब देखो इसको,
तो इसके पास तो बाह्यतम कोश में कुछ भी नहीं बचा, तो इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो दोस्तों यहाँ पर यदि बात करें लोन पेयर की, लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में क्या होते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो लोन पेयर की संख्या देखो यहाँ पर 1 2 3, 3 ही लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर तो लिखेंगे 3। अब बात करें बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर बोले तो पेयर यानी पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसमें इस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी बॉन्ड का पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का क्या है, पेयर। तो ये देखो ये पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो ये बना है बंध, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो ये अपने ये भी कह सकते हैं जो बंध है ना, ये एक ही बंध है, इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितना है, 1। तो अब देखें दोस्तों, बात करें इसके इस सिंगल बंध की, सिंगल बॉन्ड की यदि बात करें तो ये कैसा बंध है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, या इसे सहसंयोजक बंध भी बोल सकते हैं, सहसंयोजक बंध। अब इसकी नेचर की यदि बात करें, इस बंध की प्रकृति की यदि बात करें तो इस बंध की प्रकृति कैसी होगी, देखो इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो ये इस बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, खींचने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाती है, ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, पोलैरिटी आ जाती है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये कैसा है, पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। तो दोस्तों एक बार इसको उतारिए, फिर आगे चलेंगे। और देखो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये हीलियम जैसा बन गया, यानी देखो इस तरीके से यहाँ से ये तो हो गया हीलियम का, और यहाँ पर देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये 8। इस प्रकार से दोस्तों ये भी क्या हो गया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो एक बार इसको उतार लो, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा, अब देखना आगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमने लिया एग्जांपल हाइड H2 का, तो देखना दोस्तों H के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी H के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होता है, H और H, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब हाइड्रोजन क्या चाहता है, स्टेबिलिटी के लिए हीलियम जैसा बनना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने साझा कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दे दिया। तो यहाँ देखो बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार से यदि आपने ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकार से ये बंध बन गया। अब देखो कैसे, स्टेबिलिटी की बात करें तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पर, और बात करें इसकी ये यहाँ पर, इस तरीके से हो गया। अब आगे बात करें तो देखो H और ये H। अब इस बंध की बात करें तो बंध कौन सा, ये इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध होता है। तो यहाँ लिखो सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ये सहसंयोजक बंध हो गया। आगे बात करें कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अब इसकी ध्रुवणता की बात करें, पोलैरिटी की बात करें, देखो दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु, इनकी विद्युत ऋणता सेम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन न तो इस हाइड्रोजन के पास जाएंगे नहीं इसके पास जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पर बंध की जो प्रकृति है, नेचर कैसी है, ये बंध हमारे पास नॉन पोलर है, नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड। तो इसको दोस्तों बार उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब देखना दोस्तों एक बार यहाँ पर बात करें लोन पेयर की, तो लिखना दोस्तों लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने, देखो दोस्तों यहाँ पर लोन पेयर, यहाँ पर इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, तो लोन पेयर तो यहाँ दोस्तों 0 है। लेकिन बात करें दोस्तों बॉन्ड पेयर की, तो बॉन्ड पेयर यानी एक बॉन्ड पेयर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको लिखो दोस्तों, फिर आगे चलेंगे। अब देखना दोस्तों अगला एग्जाम्पल। अब मान लीजिए दोस्तों हमने लिया एक और एग्जांपल, F2 का एग्जांपल लिया, F2। तो देखो F है और यहाँ पर फ्लोरीन लिख लिया। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अभी पढ़ा है हमने 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2
3 4 5 6 और ये 7। अब देखना दोस्तों होता क्या है, ये फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस फ्लोरीन को क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये भी फ्लोरीन ऑक्टेट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, शेयर। दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है। तो देखो साझा होने के बाद में यहाँ पर ऐसे लिखो आप, ये F और ये F। तो फ्लोरीन देखो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया, मतलब ये इस तरीके से लिख दिया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सॉरी डोनेट नहीं, साझा किया। अब देखना यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, देखो इस फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7 थे। अब कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, साझा कर लिए, इसके साथ साझा हो गया। अब देखना कितने बचे इसके पास, 6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके पास 7 थे, 7 में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, तो इसके पास कितने बचे, 6। तो ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखना दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस फ्लोरीन का क्या हो गया, अष्टक कंप्लीट हो गया। देखो 2 4 6 और ये 8। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखो 2 4 6 8, इस फ्लोरीन का भी अष्टक क्या हो गया, कंप्लीट। तो आगे स्ट्रक्चर कैसे बनी हमारे पास, ये F था और ये भी F था। अब देखो यहाँ पर कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 लोन पेयर हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने इनको लिख दिया। तो यहाँ पर भी यही है। अब दोस्तों यदि बात करें यहाँ पर लोन पेयर की, लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर है यहाँ पर 6। और यदि बात करें बॉन्ड पेयर की, तो बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पर, 1। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा। और यदि बात करें देखो यहाँ पर इसकी, इस बंध की, तो इस बंध, ये बंध कौन सा है, ये बंध है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, या इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। अब देखना दोस्तों आगे हम बात करें इसकी यदि नेचर की बात करें, इस बंध की नेचर कैसी होगी, तो देखो ये बंध होगा हमारे पास नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि देख रहे हैं आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यदि दोनों एटम की यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो सेम होती है, और सेम होती है तो बंध के इलेक्ट्रॉन न तो ये फ्लोरीन खींच सकता और नहीं ये खींच सकता। इसका मतलब जो बंध की नेचर होगी वह कैसी होगी, नॉन पोलर होगी। तो दोस्तों एक बार इसकी उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब देखना दोस्तों आगे अगला एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों हमने अगला एग्जांपल लिया O2 का। अब देखना O2 में देखो इस ऑक्सीजन को इस प्रकार से लिख लो, अलग अलग है, O2 अलग अलग लिख लिया। अब बताइए ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बताओ। अभी देखा था आपने, कितने होंगे दोस्तों, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे। तो ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी प्रकार से देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, 2 4 6, 2 4 और ये 6। तो हो गया दोस्तों। अब देखना दोस्तों, अब इस परमाणु को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, साझा। अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करने का मतलब है ये ऑक्सीजन परमाणु इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ कितने बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 6 है। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ ये कितने बंध बनाएगा, 2 बंध बनाएगा। देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन साझा करने का मतलब है ये ऑक्सीजन परमाणु इस ऑक्सीजन परमाणु के साथ क्या बनाएगा, 2 बंध बनाएगा। तो देखो कैसे हुआ हमारे पास साझा कर, सबसे पहले लिख लो इनको, ऑक्सीजन लिखा और ये ऑक्सीजन। अब देखो इसने ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करे कि इसका स्टक ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, इस ऑक्सीजन ने एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए। ये ऑक्सीजन भी यही काम करता है,
ये भी क्या कर दिया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दी। अब देखो दोस्तों, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 2 4 6 थी। 6 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, शेयर, तो कितने बचे, 4 बच गए। तो 1 2 3 और ये 4। इसी प्रकार से दोस्तों इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितनी थी, 2 4 6 थी। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, शेयर कर दिए, साझा कर लिया इसके साथ। तो अब इसके पास कितने बचे, 4। तो 1 2 3 और ये 4। अब देखना दोस्तों, इसका अष्टक देखना यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 अष्टक यहाँ पर देखो दोस्तों कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ पर इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों इसकी बात करें, 2 4 6 और 8, तो इसका भी क्या हो गया, अष्टक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखना दोस्तों आगे क्या होता है, हमारे पास ये ऑक्सीजन ले लिया और ये ऑक्सीजन ले लिया। अब देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साझे से क्या बन गया, एक बंध बन गया। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के साझे से क्या बनता है, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बंध बनाएंगे इस तरीके से, तो एक बंध और ये दूसरा बंध बन गया। अब देखना दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 और ये इस प्रकार से। तो आपने दोस्तों देखा यहाँ पर, तो देखो अब यदि बात करें बॉन्ड लोन पेयर की, लोन पेयर, तो लोन पेयर कितने दोस्तों, 1 2 3 और 4, तो लोन पेयर की संख्या तो है 4। बात करें बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने, 1 और 2, तो ये बॉन्ड पेयर हो गए 2। तो अब देखना दोस्तों बंध, यदि बंध की बात करें तो बंध कैसा है, सहसंयोजक बंध होगा, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध वह बंध होता है जो इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बनने वाला बंध, यानी 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के समान साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध। और इसे क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। यदि बात करें इसकी प्रकृति की, तो देखो दोस्तों इस ऑक्सीजन एटम की और इस ऑक्सीजन एटम की विद्युत ऋणता की बात करें, यदि विद्युत ऋणता में अंतर की बात करें तो क्या होता है, विद्युत ऋणता में अंतर 0 होता है। इसका मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन है तो ये ऑक्सीजन भी अपनी तरफ नहीं खींच सकता और ये भी अपनी तरफ नहीं खींच सकता। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, इस बंध की प्रकृति होती है नॉन पोलर, नॉन पोलर। दोस्तों यहाँ तक उतारिए। दोस्तों अब आगे चलते हैं, आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अगला एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए दोस्तों हमने लिया एक और एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने ले लिया N2 का एग्जाम्पल, नाइट्रोजन। तो देखना दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले इसको ऐसे लिखो, नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन एटम हो गया और नाइट्रोजन एटम हो गया, 2 हैं अलग अलग लिख लिया। अब देखो इसके बाह्य संयोजी कोष में या वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, अभी बताया था मैंने, 5 होती है। तो लिखो 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें भी यही है 1 2 3 4 और ये 5। अब देखना दोस्तों, इसको इस एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, अर्थात इसको इसके साथ 3 बंध बनाने पड़ेंगे। अब देखो इसी प्रकार से ये नाइट्रोजन एटम, इस एटम इसको अपना यदि ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 3 4 5 हैं। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, तो 5 तो हैं इसके पास, तो 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ये साझा करता है। किसके साथ, इसके साथ, दोनों में 3 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, साझा होता है। तो देखना दोस्तों अब आगे बात करेंगे, यहाँ पर लिखा नाइट्रोजन और ये भी लिख दिया नाइट्रोजन। अब देखो इसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 1 2 और 3। इसने भी, इस नाइट्रोजन एटम ने भी 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, शेयर कर दिए। अब देखो दोस्तों इसके 5 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 5 2 3 4 5। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, शेयर कर दिए। तो अब कितने बचे, 2 बच गए ना, 3 और 2 5। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बच गई है 2। इसी प्रकार दोस्तों इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, तो कितने बचे इसके पास, 2 बचे। देखा दोस्तों यहाँ पर समझना कि देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन साझा हो गए, तो कितने बच गए,
2, तो 3 और 2 5 हो गए। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन टोटल थे, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या कर दिए, शेयर कर दिए। तो अब देखना यहाँ पर कितने बचे, 3 तो यहाँ शेयर हो गए और 2 यहाँ पर बच गए। तो देखना दोस्तों फिर आगे क्या होता है, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पर देखना 3 और 3 6 2 8, इस प्रकार से दोस्तों इसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इसकी बात करें तो 3 3 6 2 8, इस प्रकार से दोस्तों इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसको आगे कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखना यहाँ पर है हमारे पास n। अब देखो इनके बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो इसका मतलब कौन के ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और ये n हो गया। इस प्रकार से स्ट्रक्चर आ गई। और यहाँ पर जो लोन पेयर है, ये देखो एक लोन पेयर इसके पास है और एक लोन पेयर इसके पास है। तो दोस्तों क्या निष्कर्ष निकला यहाँ पर, तो लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर कितने हैं, देखो 1 और ये 2, तो लोन पेयर तो हो गए दोस्तों 2। अब बात करें बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर हमारे पास दोस्तों 3 हैं। अब बात करें देखो इस बंद की, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर जितने भी हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या है हमारे पास, देखो ट्रिपल जो बंद हैं ये कैसे बंद हैं, ये हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध, जक बंध। अब बात करें इस बंध की प्रकृति की नेचर की बात करें तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि विद्युत ऋणता दोनों की क्या है, सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता सेम होने की वजह से बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन परमाणु, ये नाइट्रोजन परमाणु भी अपनी तरफ नहीं खींच सकता और ये नाइट्रोजन परमाणु भी अपनी तरफ नहीं खींच सकता। इसका मतलब जो बंध की नेचर हो गई हमारे पास वो हो गई नॉन पोलर बॉन्ड। एक बार दोस्तों यहाँ तक उतारना। तो दोस्तों आपने उतार लिया होगा। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि क्लास 11th और क्लास 12th केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक उपलब्ध करवा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो आगे हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।